एनसीईआरटी क्लास 9 हिस्ट्री हमारा चैप्टर नंबर 1 है फ्रेंच रेवोल्यूशन। हम लोग क्लास 4 कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं रेन ऑफ टेरर। अब फ्रांस में क्या हुआ कि पूरी तरह से रिपब्लिक आ गई, मोनार्की हट गई, एबॉलिश कर दिया गया, तो अब रिपब्लिक है। तो वहाँ पर जो अब जैकोबियंस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप था जिन्होंने रिवॉल्ट किया था। तो अब इसको जो फिर आया, मतलब लुइस 16 के डेथ के बाद फिर एक जैकोबियन रेजाइम हम लोग कह सकते हैं वो आई, ठीक है, जो थी द कन्वेंशन, जो हमने देखी थी थोड़ी बहुत पिछली वीडियो में। अब जो रेन ऑफ टेरर है, रेन मतलब होता है एक समय, एक तो रेन मतलब होता है किसी राजा या रानी का रूल किसी कंट्री पर, और एक रेन मतलब होता है एक समय, ठीक है, टाइम का पीरियड। तो रेन ऑफ टेरर, टेरर मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर, अत्यधिक भय या आतंक। तो द रेन ऑफ टेरर ये 1793 से 1794 तक रहा। रॉबर्सपियर जो जैकोबिन के लीडर थे, ठीक है, जैकोबिन जो पॉलिटिकल क्लब था, तो इन्होंने क्या किया कि पॉलिसीज़ बनाई, सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की, और जिसे भी रॉबर्सपियर ने एक एनिमी के रूप में देखा, एनिमी ऑफ द रिपब्लिक, जो जनरली थे एक्स नोबल्स और क्लर्जी या फिर मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो रिपब्लिक के अगेंस्ट या फिर उनके जो मेथड्स हैं उसको एग्री नहीं करते थे, डिसएग्री करते थे या क्रिटिसाइज़ करते थे, या फिर मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट अग्री विद हिज मेथड्स, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, अरेस्ट कर इम्प्रिजन किया जाता था, ठीक है। और उसके बाद ट्राइड बाय अ रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल मतलब हम कह सकते हैं कोर्ट में, फिर वहाँ पर ट्रायल्स होते थे, और अगर कोर्ट ने उन्हें गिल्टी दे दिया, मतलब अगर वो गिल्टी हो गए, इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, तो फिर वो गिलोटिन्ड हो जाते थे। अब गिलोटिन था क्या, तो गिलोटिन एक मेथड था, तो जिसमें यहाँ पर एक दो हम कह सकते हैं यहाँ पर खंबे थे, ठीक है, जिसमें एक ब्लेड था, और इस ब्लेड ये नीचे गिरता था और यहाँ पर जो हेड था उसको अलग कर दिया जाता था। तो ये पनिशमेंट था, डेथ पनिशमेंट, इसे हम लोग गिलोटिन कहा जाता था। तो इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, तो अगर गिल्टी होते थे तो फिर उन्हें गिलोटिन कर दिया जाता था। रॉबर्सपियर्स गवर्नमेंट इशूड लॉस, तो उन्होंने कई सारे लॉज निकाले। सबसे पहला क्या था, मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस, मतलब जो अपर लिमिट होती है, सीलिंग होती है कितनी इनकम या फिर कितनी फीस एक तरह से या वेज दिए जाएंगे लेबर्स को, तो लेबर्स को जो वेज दिए जाएंगे उसकी लिमिट तय कर दी गई थी। मीट एंड ब्रेड वेयर राशन, राशन का मतलब अर्थ होता है कि मतलब एक तरह से लिमिट तय की गई थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं राशन अलाउ ईच पर्सन टू हैव ओनली अ फिक्स्ड अमाउंट, तो कितना अमाउंट में मिलेगा वो भी तय कर दिया गया था। पेजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू सिटीज़ एंड सेल इट एट प्राइजेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट, जो रॉबर्सपियर की गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स किए हैं उसके अनुसार ही पीजेंट्स को अपना ग्रेन बेचना पड़ता था सिटीज़ में। तो ऐसे करके और भी थे लॉस, आप उनको पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही सीवियर कंट्रोल था, और धीरे धीरे इतना सीवियर जो बाकी लोग थे और साथ में और भी मेंबर्स थे, वो इतना सीवियर लॉज नहीं चाहते थे, और उन्होंने कुछ मतलब नाम भी चेंज कर दिए थे थोड़ा बहुत, कि अब से सिटीजन्स कहा जाएगा पीपल को, सर और मैडम नहीं कहा जाएगा। तो ऐसे करके कुछ लॉज थे जो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे सीवियर होते गए थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि इसके कारण उन्हें भी कन्विक्ट किया गया, रॉबर्सपियर को कन्विक्ट किया गया और जुलाई 1794 में अरेस्ट किया गया और गिलोटिन कर दिया गया। अगला अब हम लोग देखते हैं आ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। तो इसके बाद जब जैकोबिन रेजाइम का एंड हुआ तो उसके बाद फिर एक डायरेक्टरी फ्रांस को रूल की, ठीक है। तो फॉल ऑफ द जैकोबियन गवर्नमेंट, वेल्दियर मिडिल क्लास सीज्ड पावर, तो जो वेल्दियर मिडिल क्लास पीपल थे उनके पास पावर आ गई। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया दैट डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, तो जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी, अपने लैंड नहीं थे, वो लोग वोट नहीं दे सकते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पर हमने ये देख लिया, ठीक है। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड द वोट। अब वहाँ पर क्या हुआ कि इसमें 2 इलेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, मतलब 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई, तो 2 काउंसिल लॉज बना सकती थी। एक डायरेक्टरी चुनी गई और एग्जीक्यूटिव में 5 मेंबर्स थे। अ सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबियंस, तो 1 मैन एग्जीक्यूटिव नहीं होगी, 5 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव होगी, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगे, ताकि वापस जैसे जैकोबियंस के अंडर रॉबर्सपियर को सारी पावर, मतलब एग्जीक्यूशन की पावर मिल गई थी, तो वो ना मिले, इसलिए एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स बढ़ाए दिए गए और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अब 2 हो गए, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब क्या हुआ कि जो डायरेक्टर्स थे और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी,
ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं डायरेक्टर्स थे, और डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी और जो डायरेक्टरी थी, उसके डायरेक्टर्स थे, इनके बीच में बहुत ही क्लैश होता था, लॉज को लेकर, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ को लेकर बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट होता था। तो इसके कारण क्या हुआ, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ने लगी, एंड political instability of the directly paved the way to rise of a military dictator नेपोलियन बोनापार्टे। तो नेपोलियन बोनापार्टे उस समय मिलिट्री में थे, तो धीरे धीरे जब स्टेबिलिटी बढ़ी तो इसका यूज़ करके वो मिलिट्री डिक्टेटर के रूप में आगे आए, और फिर इन्होंने एम्पायर, खुद को एम्पायर ऑफ फ्रांस भी घोषित किया था 1804 में, हम लोग देखेंगे। तो ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी सर्कमस्टेंसेस के कारण नेपोलियन को चांस मिला एम्पायर बनने का फ्रांस का। अगला हमारे पास है कन्विक्ट। कन्विक्ट मतलब क्या होता है, डिक्लेयर समवन टू बी गिल्टी ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस बाय द वर्डिक्ट ऑफ अ ज्यूरी। तो किसी क्रिमिनल ऑफेंस में किसी को दोषी ठहराना, ये कन्विक्ट करना होता है। थ्रू ऑल दिस चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब होता है फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल सपोर्ट विद इन द ग्रुप, विद इन द पीपल्स, विद इन द सिटीजन्स, ठीक है, फ्रेंडशिप और म्यूचुअल सपोर्ट। तो जो भी ये चेंजेस हुए, ठीक है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, उसके बाद जैकोबियन रेजाइम, उसके बाद न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, फिर जैसे पहले नेशनल असेंबली थी, उसके बाद जैकोबियन रेजाइम में द कन्वेंशन आया, फिर उसके बाद वो भी हटी। लेकिन जो एक चीज़ थी जो कोर थी इन सब चेंजेस की, वो था फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ। सबको नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी ये आइडियाज़ था जो धीरे धीरे एक्सपेंड होता गया। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, फ्रेटर्निटी रिमेन्ड इंस्पायरिंग ideals that motivated political movements in France and the rest of the Europe during the following centuries। तो आगे हम लोग आगे के चैप्टर्स में और भी देखेंगे कि ये क्या एक इंस्पायर मतलब मोटिवेशन रहा बाकियों के लिए, जो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसके जो आइडियल्स थे, फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रेटर्निटी। डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। तो जो वुमेन थी वो हमेशा से एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रही हैं रेवोल्यूशन में। विमेन हमेशा से एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी रेवोल्यूशन में, और थर्ड स्टेट की जो विमेन थी वो वर्क करती थी लिविंग अर्न करने के लिए, जैसे सी मिस्ट्रेसेस मतलब सिलाई का काम करके अर्निंग करना, फिर लॉन्ड्रेसेस सोल्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एट द मार्केट, एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेज ऑफ प्रॉस्पेरस पीपल, और इनको लोअर वेजेस मिलती थी मेन से। अब थर्ड स्टेट की जो ज़्यादातर विमेन थी, दे डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, और ये क्या करती थी कि जो वुमेन थी उन्हें हाउस होल्ड वर्क्स या जिन्हें चोर्स कहते हैं, हाउस होल्ड चोर्स, उन्हें वो भी इन्हें करना पड़ता था। मतलब अपनी अर्निंग तो करनी थी बाहर जाके, लेकिन घर आके फिर से घर का काम भी सारा करना पड़ता था, सबकी देखभाल करनी पड़ती थी। ओनली डॉटर्स ऑफ द नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट। तो सिर्फ वो ही स्टडी कर पाते थे, बाकी को नहीं करने दिया जाता था। जो वुमेन थी अब वो अपने पॉलिटिकल क्लब्स, हमने देखा भी था जब पॉलिटिकल क्लब्स का फॉर्मेशन हुआ था जैसे जैकोबियंस, तो वुमेन्स ने भी, वुमेन्स मतलब विमेन ने, है ना, यही प्लूरल हो गया, तो जो विमेन थी उन्होंने भी क्या किया, अपना पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर्स शुरू किया था, जिसमें वो डिस्कस करती थी और अपनी वॉइस, अपनी आवाज़ बताती थी, अपनी आवाज़ रेज़ करती थी, और इक्वल राइट्स के लिए भी उन्होंने रिवॉल्व किया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 जो हुआ था वो उन्हें पैसिव सिटीज़न के रूप में मानता था, हमने देखा भी था, और फिर उन्हें सेम पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलता था, तो वो अपनी वॉइस जो रेस करती थी, उनके कुछ क्या क्या वो बातें बोलना चाहती थी। सबसे पहले तो उन्हें पॉलिटिकल राइट्स चाहिए था, सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन, दूसरा राइट टू वोट, फिर इलेक्टेड टू द असेंबली एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। तो वो भी चाहती थी वो पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड करें और नेशनल असेंबली तक वो भी इलेक्ट हो सके। फिर धीरे धीरे, शुरू में तो ये नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ तो स्टेट स्कूल्स खोले गए और फिर स्कूलिंग कंपलसरी बना दी गई सारी लड़कियों के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब धीरे धीरे और भी लॉज बने, जैसे गर्ल्स फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। मतलब उनकी विल, उनकी इच्छा के बिना कोई भी फादर, लड़की के पिता, उनको शादी नहीं करवा सकते थे अब लड़की की, ठीक है। उसके बाद मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। तो फ्रीली मैरिज वो कर सकती थी और अब वो रजिस्टर होता था मैरिज सिविल लॉ के अंदर। डाइवोर्स को लीगल बना दिया गया था, चाहे वो मैन हो या वुमेन, लीगल था डाइवोर्स उनके लिए। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, अब वो जॉब्स के लिए ट्रेनिंग कर सकती थी, आर्टिस्ट बन सकती थी और रन स्मॉल बिजनेसेस। उसके बाद रेन ऑफ टेरर। तो फिर जब रेन ऑफ टेरर आया, मतलब ये रेन ऑफ टेरर की पहले की बातें थी, तो रेन ऑफ टेरर जब आया तो फिर क्या हुआ, वहाँ पर रॉबर्टस्पायर की गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, ऐसे लॉज निकाले जो बंद कर दिया वुमेन्स क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़।
फिर स्ट्रगल वहाँ से कंटिन्यू हुआ और एक बहुत समय तक स्ट्रगल चला जब फाइनली वुमेन को राइट मिला वोट का। तो स्ट्रगल कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और फिर जाके 1946 में, है ना, सारे कंट्रीज़ में ये स्ट्रगल हुआ। 1946 में जाके वीमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट। अगला हमारे पास है द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तो यहाँ हम लोग पहले थोड़ा देखते हैं। तो जैसे कॉलोनाइजेशन होता था तो कॉलोनीज़ बनाई जाती थी। तो कॉलोनाइजेशन में ब्रिटिश कॉलोनीज़ होती थी, फ्रेंच कॉलोनीज़ होती थी। तो जो फ्रेंच की कॉलोनीज़ थी, जो बाहर के देशों में फ्रेंच जिन एरियाज़ पे रूल करते थे, तो वहाँ पर वो जो कंट्रीज़ थी या वो एरियाज़ जो थे वो इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स थे जो सप्लाई करते थे। क्या क्या सप्लाई करते थे? टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी, ये सब सप्लाई करते थे। ठीक है। तो वहाँ पर लेबर्स की ज़रूरत होती थी, लेबरर्स की ज़रूरत होती थी। तो द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू वर्क इन अनफेमिलियर लैंड। तो जो यूरोपियंस थे वो नहीं जाते थे बाहर, क्योंकि उनके लिए लैंड अनफेमिलियर होता था, तो वो वहाँ काम नहीं करना चाहते थे। लेकिन टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी, इन प्लांटेशंस के लिए बहुत लेबरर चाहिए होती थी। रेडी। लेकिन ये जो प्लांटेशंस थे उनके लिए बहुत ज़्यादा लेबर की आवश्यकता पड़ती थी। तो शॉर्टेज ऑफ लेबर के कारण क्या हुआ कि और लेबर मतलब ज़रूरत पड़ी, और इसके कारण फिर क्या हुआ, स्लेव ट्रेड शुरू हुआ। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच। ये लगभग 17वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो फ्रेंच मेंबर्स थे, मतलब फ्रेंच मर्चेंट्स थे, वो क्या करते थे, अफ्रीका के कोस्ट में जाकर, मतलब शिप से कोस्ट में जाकर वो क्या करते थे, स्लेव्स को वहाँ से खरीदते थे, और जो प्लांटेशन ओनर्स था वहाँ पर वो स्लेव्स को बेच देते थे। तो जो कन्वेंशन था जैकोबियन रिजाइम में, उन्होंने 1794 में, पहले जो था 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें तो इसको चेंज नहीं किया गया था, लेकिन जो 1794 का आया था जैकोबियन रिजाइम, उसमें द कन्वेंशन जो थी वो लॉज बनाई। इट लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन फ्रेंच ओवरसीज पोजेशंस। लेकिन फिर 10 ईयर्स बाद, 10 साल बाद जब फिर नेपोलियन का रूल आया, तो वहाँ पर फिर से नेपोलियन ने स्लेवरी को वापस ले आया। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम। तो जो प्लांटेशन ओनर्स थे वो ये समझते थे कि ये हमारा फ्रीडम है, एज इंक्लूडिंग द राइट टू इनस्लेव अफ्रीकन नीग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो हमें पैसे मिलते हैं और उसके लिए हमें चाहिए लेबरर्स, तो हम लोग स्लेव्स फ्रीडम के साथ खरीद सकते हैं, क्योंकि हमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मिलती है या फिर हमें पैसे मिलते हैं और फिर डेवलपमेंट में काम आते हैं। तो फिर ये हमारा फ्रीडम है कि वी हैव द राइट टू इंस्लेव अमेरिकन नीग्रोस। नीग्रोस क्या थे? वो इंडिजिनस पीपल थे, अफ्रीका के जो मूल निवासी थे इंडिजिनस पीपल, वो नीग्रोस थे। स्लेवरी फाइनली एबलिश हो गई फ्रांस में 1848 में। अगला हम लोग देखते हैं द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, है ना। यहाँ पर पहले देख लेते हैं इमेंसिपेट मतलब क्या होता है, सेट फ्री स्पेशली फ्रॉम लीगल और सोशल पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस। तो उससे जब फ्री होते हैं उसको इमेंसिपेट कहते हैं। तो द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ, तो 1789 के बाद जो साल आए उसमें रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई, तो उसने लॉज पास किए थे टू ट्रांसलेट द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। पहले जो बुक्स होते थे या फिर न्यूज़पेपर्स या कुछ भी आर्टिकल्स वगैरह होते थे, वो पहले किंग या किंग के ऑफिशियल्स के द्वारा अप्रूव होने चाहिए, फिर वो जाके प्रिंट होंगे या फिर सर्कुलेट होंगे पीपल के बीच में, कंट्री में। लेकिन अब उसको हटा दिया गया। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रिंट ला दिया गया, मतलब अपोजिंग व्यूज़ भी प्रिंट हो सकते थे, प्रेस में आ सकते थे और एक्सप्रेस किए जा सकते थे। अब हम लोग कुछ कंक्लूजन देख लेते हैं। तो हमने जैसे देखा था कि जो जब जैकोबियन रिजाइम के बाद पावर आई थी मिडिल क्लास पीपल के पास, तो उन्होंने एक डायरेक्टरी, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स 5 मेंबर्स थे और 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल थे। तो उनके बीच में धीरे धीरे क्या हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। तो उसके कारण नेपोलियन बोनापार्टे जो मिलिट्री में थे उनको पावर मिली। 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे ने अपने आप को एम्परर ऑफ फ्रांस घोषित कर दिया। इमेंसिपेट मतलब हमने देख लिया। तो फिर क्या हुआ कि नेपोलियन जगह जगह गया, अलग अलग जगह यूरोपियन कंट्रीज़ में, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि डिस्पोजिंग डायनेस्टी, तो जो भी डायनेस्टीज़ थी उनको हटाया और वहाँ पर अपना रूल कायम किया, अपने किंगडम बनाया और अपने फैमिली मेम्बर्स को वहाँ पर बैठा दिया, मतलब वहाँ पर राज करने के लिए, शासन करने के लिए बैठा दिया। लेकिन
फिर हम लोग पहले देख लेते हैं लॉज। तो उन्होंने कुछ लॉज बनाए, जैसे सबसे पहला तो प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और उसके बाद अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। तो जो वेट एंड मेजर्स का सिस्टम था, जो डेसिमल सिस्टम को यूज़ करता था, उसको बनाया, मतलब उसको लाया, लॉ बनाया। लेकिन फिर भी धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बाकी कंट्रीज़ थी, उसने एक इन्वेडिंग फोर्स की तरह नेपोलियन की पावर को देखा कि हमारे पे कभी भी आक्रमण कर सकता है। तो फिर बैटल्स हुए और फाइनली नेपोलियन को हरा दिया गया बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में। तो ये हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन था। इसके जो आइडियल्स थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। लिबर्टी, democratic rights were most important legacy of the French Revolution. These spread from France to the rest of the Europe during the 19th century where feudal system were abolished. तो feudal system को हटाया गया, लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स, रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी, ये सब जो है उन सब को लाया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी इम्पॉर्टेंट था और फिर बाकी वर्ल्ड के लिए जो फिर हिस्ट्री हुई धीरे धीरे जब चेंजेस हुए तो उसमें भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर 1 ब्रीफ में कंप्लीट किया। अगले वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 5 देखेंगे और हम लोग फिर क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखेंगे और फिर ये चैप्टर पूरा करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे NCERT क्लास 9 हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे।